करंट अफेयर्स के लिए मुख्यतः अब रामायण वीडियो, रामायण का पूरक वीडियो जो 15 मिनट का है, 20 मिनट आई थिंक समथिंग का। कल MCQ का दिया 220 MCQ, वो उसका PDF भी मैंने जो है वो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दिया है। और ये वाली वीडियो, ये योजना से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, यहाँ से 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न आ सकते हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इसमें पूरा योजना कवर है, जितनी भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, मेन योजनाएं जो चली हैं आज तक, वो सभी, और डेट सहित पूछता है, जो सन वगैरह पूछता है, इसमें आपको वो सब आ जाएगा। इसको आप स्टैटिक और करंट दोनों समझ करके देखिए। चलिए बहुत तेज़ी से पढ़ेंगे। भारत में अपराध 2020 को एक आंकड़ा छूट गया था, वो यहाँ पे देख लीजिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 1953 प्रस्तुत किया गया था। इसी क्रम में नवीनतम भारत में अपराध रिपोर्ट जारी की गई है 14 सितंबर 2021 को। ये 68वां संस्करण है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के दौरान हुए अपराधों को इसमें संदर्भित किया गया है। इसमें जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि इस प्रकार अपराधों के पंजीकरण में, मतलब पंजीकरण में 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में 28% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। दूसरा है, साइबर जो अपराध हैं उनके मामलों में 2019 की तुलना में 11.8% अधिक मामले पंजीकृत हुए हैं। ये 2 आंकड़े मुख्यतः आपको इसमें ध्यान रखने हैं। संस्करण कौन सा था और कब से स्टार्ट हुआ, और तीसरी बात कि कितने पंजीकरण में कितनी वृद्धि हुई। क्योंकि पंजीकरण इसलिए क्योंकि अपराध तो बहुत सारे घटित होते हैं, पंजीकृत सारे नहीं होते हैं। तो पंजीकरण जितना ज़्यादा होगा अपराधों का, इसका मतलब है कि कार्रवाई हो रही है उस अपराध पे, पंजीकरण हो रहा है तो लोग शिकायत कर रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं। इसका ये 2 तक नहीं होता है कि अपराध जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पंजीकरण करना, कई संस्थाओं के अनुसार पंजीकरण में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि अपराध में अचानक से बहुत वृद्धि हो गई। अपराध पहले भी मौजूद था, लेकिन पंजीकरण में अब वृद्धि हो रही है। समझ रहे हैं, दोनों चीज़ों में अंतर है। अगर गहराई से अध्ययन, अगर हम केवल रिपोर्ट पे जाएं तो लगेगा कि अपराध बढ़ रहा है। नहीं, अपराध मौजूद है, पंजीकरण में वृद्धि हो रही है। ठीक, ऐसा कई संस्थाओं ने इस रिपोर्ट का निष्कर्ष निकाला है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया एट 75। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला है। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के 75 सप्ताह पूर्व, मतलब 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से आज़ादी का अमृत महोत्सव नामक पहल को लॉन्च किया गया। तो ये याद रखिएगा, यह पहल 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगी, मतलब इतना लंबा चलेगा ये प्रोग्राम। इसके तहत कई मंत्रालय विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाएंगे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में नीतियों और योजनाओं को तैयार करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन कमेटी का गठन किया गया है। तो अमित शाह की अध्यक्षता में देखिए 2 कमेटी बनी है। एक कार्यक्रमों में के बारे में, जो कार्यक्रम आयोजित होंगे उनके बारे में नीतियाँ योजनाओं बनाने के लिए। दूसरा, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सुझाव और नीतिगत दिशा निर्देश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में 259 सदस्यीय एक समिति का गठन भी किया गया है। तो 2 समितियां बनी हैं, दोनों के सदस्य अलग अलग हैं, एक PM है, एक गृह मंत्री हैं, याद रखिएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव को मनाने में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय सहयोगी की भूमिका में होगा। कौन? संस्कृति मंत्रालय। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उद्देश्य क्या क्या हैं? इसके जरिए आज़ादी से जुड़े हुए अनेक नाम जो इतिहास के पन्नों में दबे पड़े हैं, अनसंग हीरोज़, उनको सामने लाना। 1857 से 1947 के मध्य चले स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी देशवासियों तथा युवा पीढ़ी को देना। इस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के सामने 75 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करना तथा अगले 25 वर्षों के लिए देश के संकल्प की एक रूपरेखा तैयार करना। भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव के लिए निम्न 5 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। क्या क्या? स्वतंत्रता संग्राम, बाकी में 75 जुड़ा हुआ है, तो 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष पर उपलब्धियां, 75 वर्ष पर कार्य और 75 वर्ष पर संकल्प। युवा प्रधानमंत्री योजना, युवा इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स।
29 मई 2021 को उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत जो कार्य करता है, 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना को लॉन्च किया गया। युवा योजना इंडिया एट 75 परियोजना आज़ादी के अमृत महोत्सव का एक अंग है। लाइट हाउस परियोजना 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी। इस परियोजना को 6 राज्यों के 6 स्थानों पर 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा। इन 6 स्थानों में एक उत्तर प्रदेश का लखनऊ भी है, ध्यान रखिएगा। लाइट हाउस परियोजना केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की महत्वाकांक्षी परियोजना है, तो मंत्रालय याद रखिएगा। ये मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं जिसके तहत किसी क्षेत्र की स्थानीय जलवायु और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ, मजबूत और भूकंप रोधी मकान बनाए जाएंगे। इस परियोजना को वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती इंडिया GSTC ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत शुरू किया गया है। इसके तहत 6 जो स्थान हैं, अगरतला त्रिपुरा का, रांची का झारखंड का रांची, मध्य प्रदेश का इंदौर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, राजकोट का गुजरात का राजकोट और तमिलनाडु का चेन्नई, इन शहरों को, इन स्थानों को चुना गया है। यहाँ पे मकान बनाए जाएंगे। इस परियोजना के तहत उपर्युक्त राज्यों में प्रत्येक स्थान पर लगभग 1000, कहीं 1000 से ज़्यादा, कहीं कुछ और ज़्यादा, ठीक है, 1000 के आसपास मकान बनाए जाएंगे। 6 अलग अलग स्थानों के लिए चयनित 6 विभिन्न प्रौद्योगिकियों एवं प्रस्तावित जो मतलब कि मकान हैं जिनका निर्माण होगा, उनके लिए 6 अलग अलग स्थानों के लिए 6 अलग अलग प्रौद्योगिकियों का चयन किया गया है। मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई। इसका उद्देश्य उन सभी बच्चों को टीकाकरण में लाना है जो पूर्ण या आंशिक रूप से 7 बीमारियों के विरुद्ध टीका जिनको नहीं लगाया गया है। इसी के बाद इसका अगला चरण सघन इंद्रधनुष कार्यक्रम भी चलाया गया और ये सघन इंद्रधनुष कार्यक्रम ये चला गया, सघन मिशन इंद्रधनुष जिसको कहते हैं IMI, अक्टूबर 2017 में चलाया गया और इसमें टीकाकरण के कवरेज को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया। फिर सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलाया गया दिसंबर 2019 से 2020 के बीच। अभी हाल ही में चर्चा में रहा जब सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 का आरंभ किया गया। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इसका आरंभ फरवरी 2021 में किया था और इसमें उन ऐसे बच्चों को फोकस किया जाएगा, ऐसे गर्भवती महिलाओं को फोकस किया जाएगा जो कोविड-19 में टीकाकरण से अछूते वंचित रह गए थे। एकीकृत बाल विकास तथा सेवा स्कीम 1975 ICDS, इस योजना का उद्देश्य 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य, पोषण एवं शैक्षिक सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रदान करना है तथा आंगनबाड़ी भवनों, CDPO कार्यालयों एवं गोदामों के निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। तो ये 1975 याद रखिएगा डेट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, यह अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक सुरक्षा मुहैया कराना है। इसकी कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं जो हैं, यह अधिनियम कुल जनसंख्या का लगभग 67%, ग्रामीण जनसंख्या के 75% इसमें शामिल हैं और शहरी जनसंख्या के 50% लोग शामिल हैं। उनको कम दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्ता को 5 किलोग्राम चावल, गेहूं या मोटे अनाज क्रमशः 3, 2 तथा 1 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली मां को गर्भधारण की अवस्था तथा प्रसव के 6 महीने बाद तक आंगनबाड़ी के माध्यम से भोजन मुहैया कराना है। इसके अंतर्गत प्राप्त लाभकर्ता को संबंधित राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार होगा। तो मातृत्व लाभ भी इसमें दिया जाता है। यदि उसे उतनी मात्रा में खाद्यान्न नहीं प्राप्त होता या भोजन नहीं मुहैया हो पाता जितना उसे प्राप्त होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को उसका भुगतान भी किया जाएगा ताकि वो मार्केट से खरीद सके। जो मार्केट वाला रेट है वो दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा, इसकी शुरुआत मनरेगा से प्रश्न आता ही आता है। 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बांदावाली ज़िले के अनंतपुर गांव से हुआ। इसका नाम 2 अक्टूबर 2009 को परिवर्तित करके मनरेगा या महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया।
इसके नीति निर्माता ज्या रेंज बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह योजना 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू हुआ था। अप्रैल 2008 से यह 614 जिलों में लागू है। इसके तहत सभी ग्राम अर्थात ये अप्रैल 2008 में पूरे देश भर के ज़िलों में लागू कर दिया गया था। इसके तहत सभी ग्राम रोजगार योजना एवं काम के लिए अनाज योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दिया जाता है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगी। 15 दिन तक रोजगार उपलब्ध नहीं कराने पर बेरोजगारी भत्ता देना होगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे होगी तथा सप्ताह में 6 दिन ही काम करना होगा। हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना 13 जुलाई 2021 को ये योजना लॉन्च हुई। एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी REL ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ समझौता किया है। कहाँ के साथ? लद्दाख के साथ। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने 1 लाख अतिरिक्त गैस सिलेंडर वितरित करने के लिए योजना महोबा उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया। यून टैब योजना 4 जून 2021 को ये योजना लॉन्च हुई। लद्दाख के सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट वितरित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 29 मई 2021 को घोषित हुई थी। इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को मिलेगा जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता अथवा माता पिता में से एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व एवं दूसरे की कोविड काल में हो गई थी। इसके तहत बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। युवा प्रधानमंत्री योजना 29 मई 2021 को ये घोषित हुई थी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए योजना स्टार्ट की गई। अभी हमने बताया भी था युवा प्रधानमंत्री योजना के बारे में। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2021 को राजस्थान राज्य के प्रत्येक परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया था। अनामय योजना 7 अप्रैल 2021 को यह आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग पहल पीरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा समर्पित है। क्या? अनामय योजना। EBC नेस्तम योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना 10 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा देने की योजना है। अम्मा मिनी क्लिनिक योजना 14 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य जन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना है। नवीन रोजगार छतरी योजना 18 जुलाई 2020 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के गरीबों का सर्वांगीण विकास करना है। नवीन रोजगार छतरी योजना। नगर वन शहरी वन कार्यक्रम 5 जून 2020 उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना है। आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान मई 2020 में ये स्टार्ट किया गया। कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए। पूर्वोदय मिशन 11 जनवरी 2020 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूरे भारत के त्वरित विकास के लिए मिशन है। प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव, तो प्रतिभाशाली छात्रों का कौशल विकास करना इसका उद्देश्य है। बंगलुरु में शुरू हुआ 10 अक्टूबर 2019 को। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन 10 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली में शुरुआत हुई थी। अस्पताल में मातृ और शिशु की मृत्यु की रोकथाम, भुगतान रहित तथा सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना नई दिल्ली 16 अक्टूबर 2019। खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना और ईट राइट इंडिया अभियान को व्यापक बनाना इसका लक्ष्य था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान योजना 14 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षतः 4 माह की 3 किस्तों उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन अब लघु एवं सीमांत किसानों की ये जो सीमा थी बाद में चेंज हो गई थी। जब 24 फरवरी 2019 को ये योजना जब लॉन्च हुई थी तब इसमें लघु एवं सीमांत किसान थे। बाद में भाजपा ने जब सरकार बनाई
ठीक है। उसके पहले ही घोषणा की थी कि इसमें सभी किसानों को शामिल किया जाएगा और इसने इसमें सभी किसानों को शामिल कर लिया है, ठीक है। तो छोटे बड़े जो सभी किसान इसमें शामिल हैं, सबको दिया जाता है वर्तमान में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, तो 23 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में प्रधानमंत्री ने शुरू की थी। योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों, लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरीय चिकित्सा के लिए 5 लाख रुपए वार्षिक तक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किए जाने का प्रावधान है। तो प्रति परिवार है, ध्यान रखिएगा। गंगा ग्राम परियोजना 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली में शुरू हुई। इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित 4470 गांवों का स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास किया जाएगा। अटल भाषांतर योजना दिसंबर 2018 में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रारंभ हुई। योजना के तहत भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी एवं स्पेनिश से विलोमतः अनुवाद हेतु भाषा विशिष्ट दुभाषियों का एक समूह तैयार करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जीवन योजना, जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण, इसका फुल फॉर्म है। CCEA आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा 28 फरवरी 2019 को मंजूर की गई। योजना के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शनी स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर। किसानों की इस योजना में शामिल होने की आयु 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का इसमें प्रावधान है। इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में भी जमा करेगी। समर्थ योजना 20 दिसंबर 2017 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसको मंजूर किया। इस योजना के तहत 10 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ये आजीविका के बेहतर विकल्पों को प्राप्त कर सकें। सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को। इस योजना के बाद ही बिजली की खपत काफ़ी ज़्यादा देश में बढ़ गई है। इस योजना का उद्देश्य देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सभी घरों का विद्युतीकरण करना है। प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण शहरी दोनों ही शामिल थे। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना 1 जनवरी 2017 को। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपये नकद प्रदान करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को ये शुरू हुई थी। प्राकृतिक आपदाओं और कीटों बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान करना इसका लक्ष्य था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से शुरू हुई। मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति को बताना, जिससे संपोषणीय कृषि को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को। उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन इसका लक्ष्य था। स्टैंडअप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2017 को नोएडा उत्तर प्रदेश में शुभारंभ इसका हुआ था। संस्थागत साख संरचना तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुँच को आसान बनाना इसका लक्ष्य था। इसका फंड प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जा रहा है। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुभारंभ हुआ था। नवोन्मेष को बढ़ावा देना तथा कारोबार की शुरुआत के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करना इसका लक्ष्य था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई। आगामी 4 वर्षों के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना इसका लक्ष्य था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2017 को बलिया उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। बाद में इसमें और भी लोगों को और कई कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया। इसमें 5 करोड़ पहले लक्ष्य था 3 साल में, बाद में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, इसको बढ़ा करके कर दिया 8 करोड़, ठीक है। उसके बाद 8 करोड़ का भी लक्ष्य सितंबर 2019 में, मतलब लक्ष्य से पहले ही प्राप्त कर लिया। तो पहले इसमें लक्ष्य रखा गया कि 2019 मार्च तक हमको 5 करोड़ LPG कनेक्शन देने हैं। बाद में इसमें बढ़ोतरी करके 8 करोड़ कर दिया गया और इस 8 करोड़ के लक्ष्य को 2020 मार्च तक पाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसको कि 7 महीने पहले, मतलब सितंबर 2019 में ही प्राप्त कर लिया था। 8 करोड़ कनेक्शन दे दिया था मोदी जी ने।
बेटी बचाओ बेटी, अभी जो है 1 करोड़ कनेक्शन और देने का लक्ष्य रख लिया गया है। ये नया लक्ष्य है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो 2.0 वर्तमान में अभी लॉन्च हुई कुछ दिन पहले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू हुई थी। लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना इसका लक्ष्य था। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 25 जून 2015 को शुरू की गई। वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य था। उदय योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना 20 नवंबर 2015 को बिजली वितरण कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान करना इसका लक्ष्य था। एक बार लिस्ट देख लीजिए इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021, क्योंकि डेट वाइज पूछता है मिलान करने के लिए, यहाँ से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है, तो देख लीजिएगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 21 अगस्त 2014 को, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को, सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को, हृदय योजना समृद्ध सांस्कृतिक संरक्षण व कायाकल्प 21 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 20 फरवरी 2015 को, सागरमाला परियोजना 25 मार्च 2015 को, जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2015 को, उजाला योजना 1 मई 2015 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, उस्ताद योजना अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए 14 मई 2015 को, कायाकल्प योजना जनस्वास्थ्य के लिए 15 मई 2015 को, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम 25 जून 2015, अटल मिशन फॉर रीजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत योजना 25 जून 2015 को, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया परियोजना 1 जुलाई 2015, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015, स्वर्ण बांड योजना 5 नवंबर 2015, स्वर्ण बुलियन योजना भी 5 नवंबर 2015 को, उदय योजना जो उज्ज्वल डिस्कॉम योजना है 2015, ये जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे दोबारा लिख गया है। तो उज्ज्वल डिस्कॉम योजना 2015 को, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन 21 फरवरी 2016, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, नमामि गंगे 7 जुलाई 2016, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता 8 फरवरी 2017, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना 4 मई 2017, सौभाग्य योजना 25 दिसंबर 2017, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 13 अक्टूबर 2017, भारत माला परियोजना 24 अक्टूबर 2017, एक धरोहर गोद लो योजना 25 अक्टूबर 2017, समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018, वन धन योजना 14 अप्रैल 2018, पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 25 सितंबर 2018, पीएम किसान 1 दिसंबर 2018, पीएम कर्मयोगी मानधन योजना 30 मई 2019, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। ये सभी प्रमुख योजनाएं हैं और लिस्टिंग भी आपने देख ली महत्वपूर्ण। यहाँ से प्रश्न अवश्य आएंगे, आप लोग इनको देख लीजिए, कई बार देख लीजिए, ठीक है। और बाकी अब करंट अफेयर्स के वीडियोस पर्याप्त आ गए हैं, कुछ बचा होगा तो ही मैं दूंगा, नहीं तो अब देने की आवश्यकता नहीं है। इतना आप लोग रिवाइज़ करिए जितना, एक रामायण वीडियो, दूसरा रामायण का पूरक वीडियो, तीसरा ये वाला वीडियो, चौथा MCQ जो 220 हमने कल दिए हैं, ठीक है। और रामायण को छोड़कर बाकी सारी PDF मैंने प्रोवाइड करवा दी है आपको। हर मंथ की मैगज़ीन भी आपको दी है, जो पहले से पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहें, ठीक है। उससे और ज़्यादा आपको गूढ़ जानकारी होगी, क्योंकि मैगज़ीन तो मैगज़ीन होती है, ठीक है। करंट का रामायण वीडियो आपके रिवीजन के लिए और तेज़ी से दोहराने के लिए चीज़ों को काम आता है। कुछ नहीं पढ़ा है साल भर तो आपके काम आएगा कि फैक्ट्स आपको पता हो जाएंगे, लेकिन फैक्ट और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा तब आता है जब पहले से ही आप खबरों को जानते रहें। परीक्षा खबरी आप डेली देख रहे हैं तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, आनंद आएगा, अरे ये सब तो पढ़ा ही हुआ है।
इसलिए डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो है हमारी आती है सुबह 10-15 मिनट की है, उसको आप डेली एक आदत बना लीजिए, ठीक है। आदत बना लेंगे, अभी मुख्य परीक्षा के लिए जब कार्यक्रम शुरू होगा तो मुख्य परीक्षा के अनुसार वो चलेगा, और मुख्य परीक्षा की भी वृहत क्लासेस चलेंगी दिन भर, ठीक है। ऐसा नहीं प्रीलिम्स बाद में आपको आरओ वगैरह का रहेगा, वो चलता रहेगा, बीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए आएगा, लेकिन अब मुख्य परीक्षा के लिए भी क्लासेस आनी शुरू होंगी, ताकि आपकी तैयारी जो है संगठित रूप से चल सके। अब बाकी जो पोर्शन हैं जीएस के, स्टैटिक जी के, वो आप लोग तैयार करें, पीवाईक्यू लगाइए। शॉर्टकट चाहते हैं, अगर 10 दिन में क्वालिफाई करना चाहते हैं, अर्थात नहीं पढ़े हैं, तो सबसे छोटा अभी अगर 10 दिन में कोई मुझसे पूछे सर अब क्या पढ़ लें, तो मैं यही कहूँगा पीवाईक्यू पढ़िए, पीवाईक्यू लगाइए, करंट अफेयर्स के रामायण वीडियो हमारे देखिए, दोनों तीनों, जो ये और ये योजना वाला, और इसके अलावा लूसेंट को तैयार करिए, या फिर कोई भी फैक्चुअल बुक आपके पास हो जिससे फैक्ट आपका तेज़ी से आप पढ़ सकें, वही आप इस दौरान कर सकते हैं। और कुछ करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि कर नहीं पाएंगे, यही सच्चाई है, कट्टु सच्चाई है। समय बहुत कम है, समय के अनुसार ही चीज़ों को बताया जाता है। 4 महीने पहले पूछेंगे तो हम कुछ और बताएंगे, 1 महीने पहले पूछेंगे कुछ और बताएंगे, अब 10 दिन पहले पूछेंगे तो हम आपको ये तरीका बताएंगे, और ये तरीके वही हैं कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। ये बात अलग है कि इन तरीक़ों में जो अटेम्प्ट आप करते हैं क्वेश्चन, उसकी संख्या में जो है अंतर हो जाता है, सफलता की चांसेस में कमी ज़्यादा हो जाती है, थोड़ा अंतर हो जाते हैं, लेकिन आप सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अपनी विद्वता आपके अंदर अगर वो क्षमता है तो आप कर सकते हैं, इतना भी करके कर सकते हैं। अगर पढ़ के चीज़ें आप तैयार कर लेते हैं 10 दिन में, हालांकि ये संभव तो नहीं है कि आप अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है, बेसिक भी नहीं तैयार है, तो भी ऐसा बेसिक तैयार है, एग्ज़ाम वगैरह देते रहे हैं, प्रीलिम्स निकालते रहे हैं, तब की मैं बात कर रहा हूँ, अभी नहीं कुछ पढ़ा है तो ये कर लीजिए, आपका ईज़िली जो है टैकल कर ले जाएंगे। कुछ नहीं पढ़ा है तो 10 दिन में आप बस जो कर सकते हैं करिए, और फिर भाग्य के भरोसे रहिए, क्योंकि आपको फिर मुख्य परीक्षा देनी है। प्रीलिम्स जिनका अच्छे से तैयार नहीं है, मुख्य परीक्षा वो कैसे दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बेसिक्स ही नहीं तैयार हैं। प्रीलिम्स बेसिक्स के बिना हो नहीं सकता, भले फैक्ट पूछता है, लेकिन बेसिक जब तक क्लियर नहीं है आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते, आपको टर्मिनोलॉजी ही नहीं समझ में आएगी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि फिर उसके बाद मुख्य परीक्षा जब आपको देनी होगी, समय आपके पास कम है, बेसिक नहीं तैयार है, प्रीलिम्स निकालने के अगर आप क्षमता नहीं रखते हैं, तो फिर मुख्य परीक्षा देने का कोई लाभ भी नहीं होगा आपके। इसलिए हमेशा संपूर्ण तैयारी रखिए, साथ साथ पढ़ते रहिए। मुख्य परीक्षा की जिन्होंने तैयारी की होगी, बहुत मैक्सिमम 70% तैयारी हो चुकी है, 30% में मेहनत करनी है उनको। हालांकि क्रैश कोर्स हम ऐसे लोगों के ही स्टार्ट करेंगे 24 अक्टूबर के बाद, जिन्होंने मेंस अभी तक देखा ही नहीं है, उनके लिए भी काफ़ी लाभ होगा। बाकी आप लोग अब अपने काम पे लग जाइए, ज़्यादा अब इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, न तो कोई पुस्तक खरीदने की ज़रूरत है, न कुछ खरीदने की ज़रूरत है। जो है उसी में अपना काम चलाइए, उसी में पढ़िए, उसी में क्वालिफाई हो जाएंगे आप, ठीक है। बाकी डेली परीक्षा खबरी आती रहेगी 10-15 मिनट की, उसमें अगर कुछ करंट अफेयर्स हमको डिस्कस करना होगा आपके एग्ज़ाम के लिए तो वो भी डिस्कस कर दिया करेंगे, रिवीजन हो जाएगा आपका। स्टैटिक जीके भी हम थोड़ा सा दे देंगे, वो भी रिवीजन हो जाएगा, जो मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट होगा। तो सुबह वाली वीडियो परीक्षा खबरी वो ज़रूर देखें आप लोग, ताकि आपका जीके का पोर्शन जो हम डिस्कस करेंगे सुबह परीक्षा खबरी में, स्पेशली पीसीएस 2021 के लिए वो आपके काम आया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।